Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the fourth episode of New Avengers Illuminati। और आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं एक नए कैरेक्टर के ऊपर वीडियो जो कि है नूवार। और ये बेसिकली क्री सोल्जर है जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ पैरेलल रियलिटी से गुजर रहा था, लेकिन वो हमारी इस अर्थ के ऊपर आके क्रैश कर जाता है। और क्रैश करने के फ़ौरन बाद ही वो जो है हमारी इस अर्थ को जो है डोमिनेट करना चाह रहा था, लेकिन आखिर में उसको शील्ड के लोगों ने हरा दिया। और इस वक्त वो शील्ड की कस्टडी में मौजूद है एक प्रिजन जिसका नाम है क्यूब। और अब हम यही देखेंगे कि इल्यूमिनाटी के मेंबर किस तरह से उसको जो है एक सही राह पे लेकर आएंगे, और साथ में हम इल्यूमिनाटी के दूसरे मसलों पे भी नज़र डालेंगे। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉमिक बुक का स्टार्ट होता है कमरे से, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बैठे हुए होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। वहीं पे रीड रिचर्ड आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या सब कुछ ठीक है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि क्लिया, उसने मुझे छोड़ दिया है। तो रीड बोलता है कि क्लिया ये कौन है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि जो मेरी साथी हुआ करती थी। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं, ओह अच्छा, क्या मैं कभी उससे मिला हूँ? तो डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि तुम उससे 32 बार मिल चुके हो। वाइट हेयर, कुछ याद आ रहा है? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ओ हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तुम्हें छोड़ के चले गई? सीरियसली, ऐसा क्यों हुआ? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, वो मेरी साथी थी और वो मुझे छोड़ के जा चुकी है क्योंकि वो डार्क डायमेंशन के ऊपर रूल करने के लिए निकल गई है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि कौन सी डायमेंशन? तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये सुनने में उतना ही बुरा लगता है जितना ये सच में है। उसने डिसाइड करा कि वो हमारे और अपने बेटर यूज़ के लिए डीमंस के साथ जाके, गॉब्लिन्स के साथ जाके, फायर लॉर्ड्स के साथ जाके बैटल करेगी और अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करेगी। और उसने सोचा कि मुझसे शादी करने से बेहतर है कि वो ये सब चीज़ें करे, और इसी वजह से वो मुझे छोड़ के चले गई। तो वहीं पे हम देखते हैं आयरन मैन आता है और बोलता है कि जेंटलमैन, आप लोग कैसे हैं? वहीं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि क्लिया छोड़ के चले गई। तो आयरन मैन बोलता है कि क्लिया छोड़ गई? ओ मैन, मुझे बहुत माफ़ करना, वो तो सच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को गुस्से वाली नज़र से देख रहे होते हैं घूर के। तो आयरन मैन फौरन बोलता है कि ओह मुझे माफ़ करना, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसी अमाउंट है मिस्टर स्टार्क जो कि आपकी इस चाहत को, लड़कियों के लिए जो आपकी दिल में चाहत है उसको पूरा कर सके? कोई एक नंबर आप मुझे बता दीजिए। तो आयरन मैन अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। और वहीं पे चार्ल्स एक्सेवियर और ब्लैक बोल्ट भी कमरे में आते हैं और चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि हाँ, और ये नंबर मुझे भी अभी तक नहीं मिला। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि तुम जो हो, तुमने तो बाहर के स्पीसीज़ के साथ डेट्स मारी हैं बहुत। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग जो रेफ़र कर रहे हैं वो लिलांड्रा को कर रहे हैं, जो कि शियर एम्पायर की एक स्पीसीज़ है। आपको पता होगा कि चार्ल्स एक्सेवियर का उसका साथ पहले जो है रिलेशन रह चुका है। तो चार्ल्स एक्सेवियर पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो वो बोलते हैं कि मैंने इस बारे में ऑनलाइन पढ़ा था। तो चार्ल्स एक्सेवियर ने बोला कि तुम लोग ऑनलाइन हो? तो वो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन हैं, मतलब आजकल तो हर कोई ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रही है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि मेरा मतलब ये है कि ये बात ऑनलाइन मौजूद है। तो नेमोर बोलता है कि तुम्हें ऑनलाइन होने की क्या ज़रूरत है डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम तो अपने एस्ट्रल प्लेन में जाके हर चीज़ चेक कर सकते हो ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में जाके मैं अपने हॉकी के स्कोर्स को चेक नहीं कर सकता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि वेल, तुम शादीशुदा मर्दों की ज़िंदगी को देख के तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के सच में लग चुके हैं। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हाँ, सच में कुछ ऐसा ही सीन है हमारा। और वहीं पे चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहे हैं कि ब्लैक बोल्ट जो है हम लोगों की सारी बातों पे हंस रहा है अपने दिमाग के अंदर। और वहीं पे चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट कह रहा है कि मेड्यूसा है तो उसको कभी भी इस तरह की बातें करने नहीं दे सकती है। और वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि वैसे स्यू जो है वो बहुत ग्रेट है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ, स्यू सच में बहुत ग्रेट है, वो एक ग्रेट मदर है, एक ग्रेट वाइफ है, वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। और मैं जब उससे पहली बार मिला था तो मैं अपने काम के सिलसिले में ही उससे मिला था और उसको यही मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसको इतना ज़्यादा पसंद है मेरा काम करना, क्योंकि जब भी वो मुझसे बात करना चाहती है तो मैं अपने काम के बीच में ही होता हूँ या कुछ ना कुछ कर ही रहा होता हूँ, और वो मुझे खामोशी से छोड़ के चले जाती है। तो आयरन मैन बोलता है कि चले जाती है? क्या मतलब चले जाती है? तो रिचर्ड बोलता है कि यार, मतलब वो बिल्डिंग छोड़ के चले जाती है और मुझे कुछ बताती नहीं कि कहाँ जा रही है, मतलब उसका गुस्सा होता है ये। तो आयरन मैन बोलता है कि अच्छा, जब वो बिल्डिंग छोड़ के जाती है तो कहाँ जाती है? तुमने कभी इस पर नज़र नहीं रखी? तो रिचर्ड बोलता है कि ओ मुझे पता है कि वो कहाँ जाती होगी, वो कहाँ जाती है, मुझे ये सब पता है। लेकिन वहीं पे नेमोर जो है उसको घूर के देख रहा होता है, और हमें पता है कि नेमोर और सू स्टॉर्म जो है, यानी नेमोर जो है सू स्टॉर्म को बहुत टाइम से पसंद करता आ रहा है, लेकिन रीड रिचर्ड और नेमोर की इसी वजह से कभी भी नहीं बनती है। और वहीं पे नेमोर एकदम बोलता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इसीलिए छोड़ के जाती है क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि तुमने उसको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेमोर बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े इडियट हो। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि नेमोर, तुम जो है ये सारी बातें छोड़ दो, तुम हमेशा ही शुरू हो जाते हो। लेकिन नेमोर बोलता है कि नहीं, मेरी बात सुनो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैंने उससे बहुत बार मिलने की कोशिश करी है, उसको शॉर्ट टाइम के लिए डेट भी किया है और उसको बहुत बार फोर्स भी किया कि वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन वो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो तुम्हें कभी भी जो है चीट नहीं करेगी। लेकिन तुम जो उसको किस तरह से ट्रीट करते हो, एक इस टावर के अंदर कैद करके रखते हो,
लेकिन देखो वो तुम्हें फिर भी प्यार करती है और अभी तक तुम्हें छोड़ के नहीं गई है। और वहीं पे बोलता है नेमोर, देखो मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ कि वो तुम्हें छोड़ के चली जाए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने के लिए राजी होती नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा जो है अपने बीवी बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहिए। हर वक्त काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं पे जो ये सारी बातें चल रही होती है, लेकिन चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि प्लीज़ कोई बताएगा कि इस मीटिंग को यहाँ पे आज किसने बुलाया और क्यों बुलाया है, क्या हम सब यही सब बातें करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। और वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि नहीं एक्चुअली, लेकिन वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात काटते हुए बोलते हैं कि लेकिन वो तो थी ना। और आयरन मैन बोलता है कि हाँ वो थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ तुम सब पे टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं सोया हूँ मैडम मैस्क्यू के साथ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये कौन है। तो सब पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो आयरन मैन बोलता है कि जिसका मेटल का फेस है, जो थोड़ी डॉक्टर डूम की तरह लगती है। तो नेमोर बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसी औरत के साथ क्यों सोए जो डॉक्टर डूम की तरह लगती है। तो आयरन मैन बोलता है कि चलो यार बस बहुत हो गया, अब अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं। और वहीं पे आयरन मैन उनको बोलता है कि ये है मार्वल बॉय नोवार। ये एक यंग एलियन मैन है जो कि अपनी रेस यानी क्री एम्पायर से आया है, और ये अर्थ पे आते ही इसने हमारे खिलाफ एक वार डिक्लेयर कर दी। लेकिन ये जो है एक रियल डील है, इसको हम आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसके इनहेंस रिफ्लेक्सेस हैं, स्टेमिना, एजिलिटी, स्पीड, एडवांस क्री टेक्नोलॉजी और वेपनरी है, और इस वक्त ये हमारी कैद के अंदर है। तो नेमोर बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये भाग जाएगा, इसीलिए तुमने यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई है। आयरन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर पल जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और जो वादा इसने करा था वो उसको पूरा करेगा। या फिर हमने इसको जो कैद करके रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, क्री के लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो कहीं वो पूरी जंग ना कर दें अर्थ के खिलाफ। तो नेमोर बोलता है कि वैसे देखा जाए तो सबसे पहले जंग इसने डिक्लेयर करी थी अर्थ के ऊपर। आयरन बोलता है कि हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है। तो नेमोर बोलता है तो चलो ना इसके पास जाते हैं, इससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और इसकी सही वाली धुलाई लगा कर आते हैं, ताकि इसको अकल ठिकाने ना जाए। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि देखो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है नेमोर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और रास्ता है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा छोड़ के बल्कि एक आसानी वाला रास्ता अपनाएं, और क्यों ना हम उसके दिमाग के अंदर ये आइडिया डाल दें, उसको कन्विंस कर दें कि वो हमारे साथ हो जाए, ना कि हमारे खिलाफ हो। तुम मेरी बात ज़रूर समझ रहे होगे चार्ल्स। और वहीं पे चार्ल्स ज़ेवियर खामोशी से आयरन मैन को देख रहे होते हैं। आयरन मैन बोलता है कि देखो तुम्हें सिर्फ एक थॉट डालने की ज़रूरत है उसके दिमाग के अंदर, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलता है कि ये वो चीज़ है जो मैं कभी नहीं करूँगा। तो आयरन बोलता है कि क्यों, इसमें ऐसा क्या है, ये तो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी होगी। तुम्हें उसके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया डालना है, इसको सिर्फ कन्विंस करना है कि वो हमारे साथ हो जाए और उसकी सोच हमारे साथ हो जाएगी। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि मैं लोगों के दिमाग में इस तरह से नहीं घुस सकता हूँ और उनको चेंज कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो आयरन बोलता है कि देखो मैं तुम्हें जानता हूँ चार्ल्स, तुम ये कर सकते हो, तुम ये ज़रूर कर सकते हो। तो चार्ल्स ज़ेवियर गुस्से से बोलते हैं कि देखो अगर मैं ऐसा कर सकता होता तो म्यूटेंट जो है इस प्लेनेट के ऊपर जो है डोमिनेंट स्पीसीज होती और हर कोई म्यूटेंट के नीचे दब के रह रहा होता। और अगर मैं कर सकता होता तो मेरे स्टूडेंट्स को जो है लोग शिकार नहीं कर रहे होते और उनको मार नहीं रहे होते, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ही इस पूरी यूनिवर्स के ऊपर, इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे होते। म्यूटेंट्स जो होते वो असली ज्वेल होते इस दुनिया का। तो आयरन मैन बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। तुम जो है एक प्रोग्रामर की तरह सोच रहे हो, ह्यूमन माइंड जो है वो कोई कंप्यूटर नहीं है कि तुमने जस्ट उसके अंदर कोई कमांड डाल दिया और उसको रन करवा दिया और वो काम कर जाएगा। ये ऐसा नहीं है। तो रीड टीचर बोलते कि क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं है, तुम ऐसा चाहो तो कर सकते हो ना। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन ऐसा है जिसको डिज़ाइन किया गया है जो अपनी खुद की फ्री विल प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि इसको बार बार याद दिलाती है कि ये चीज़ यहाँ कैसे आई है और ये चीज़ क्यों आई और कब आई। अगर तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इसके दिमाग के अंदर एक थॉट डाल दूं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसके दिमाग को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ राइट नहीं है, और फिर वो इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थॉट से बाहर निकल जाएगा और फिर वो उल्टा हमारे खिलाफ और ज़्यादा गुस्से से आएगा। ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो फ्री विल प्रोड्यूस करता रहता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तो हमें सिर्फ उससे जाके बात कर लेनी चाहिए, बात करने में कौन सा मुश्किल काम है, हम उसको वैसे भी कन्विंस कर सकते हैं। तो रीड टीचर बोलता है कि क्या मतलब हम उससे बात कर लें। आयरन मैन बोलता है कि हाँ क्या मतलब, उस बंदे ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी थी, ये याद रखो बात। तो नेमोर बोलता है कि हम उससे उसी ज़बान में बात करेंगे जो वो अंडरस्टैंड कर सके। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं द क्यूब मैक्सिमम सिक्योरिटी पेनिटेरी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि नोवार बैठा हुआ होता है और नेमोर कमरे के अंदर घुसता और बोलता है कि खड़े हो जाओ। तो नोवार बोलता है कि ड्यूड पहले कुछ कपड़े तो पहन कर आओ फिर मुझसे बात करना, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और वहीं पे देखते हैं हम नेमोर को अगले पल ही गुस्सा आता है और वो नोवार को पकड़ता है और दीवार के अंदर घुसा देता है सीधा। और वहीं पे नेमोर उसके पास मुंह पे आके बोलता है कि मैं हूँ प्रिंस नेमोर, रूलर ऑफ 7 सीज। इस प्लेनेट के ऊपर जो पानी है वो 3/4 है। इसका मतलब ये है कि जब तुमने इस दुनिया के ऊपर जंग छेड़ी तो उससे ज़्यादा हिस्सा मेरा था। इसका मतलब तुमने जंग सीधा मुझसे करी है, तुमने मेरे खिलाफ जंग छेड़ी थी। वहीं पे हम देखते हैं कि नोवार जो होता है वो उसको पीछे फेंकता है और बोलता है कि मुझसे दूर हटो। और नेमोर देख के खुश होता है और बोलता है कि गुड बॉय, तुम में तो दम है, अब मज़ा आने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर उसकी जो है सही वाली धुलाई करता है
और वहीं पे आवाज़ आती है कि खड़े हो जाओ नोवार, अपने ज़रा चारों तरफ देखो, यही है ना तुम्हारा असली नाम, नोवार द क्री नेम। नोवार बोलता है कि मैं तुम्हारे इस जाल के अंदर नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली वो चार्ल्स ज़ेवियर जो उसके दिमाग के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, और चार्ल्स ज़ेवियर बताते हैं कि वेलकम टू एटिलन, ये अर्थ के ऊपर घर है इनह्यूमंस का, और बताते हैं उसको कि किस तरह से क्री के लोगों ने जो है इनह्यूमंस बनाए अर्थ के ऊपर आके, और किस तरह से वो जो स्क्रल्स के साथ है, यानी कि उसको एक पूरी हिस्ट्री दे रहे होते हैं क्री और स्क्रल वॉर की, और अर्थ का जो रिलेशन रहा है क्री एम्पायर के साथ। और चार्ल्स ज़ेवियर इसी तरह बताते हैं कि जिस अर्थ के खिलाफ तुम जंग छेड़ने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी लेगेसी है, इस अर्थ के साथ तुम्हारा कनेक्शन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है। तो नोवार बोलता है कि ये सब चीज़ असली नहीं है, मैं फील कर सकता हूँ, इसको तुम मेरे दिमाग के अंदर डाल रहे हो। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि क्री के लोगों ने ये सिविलाइजेशन इन ह्यूमंस को एज अ वेपन बनाया था ताकि वो इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो नोवार बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन जो मुझे ये सब चीज़ें बता रहे हो। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि देखो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो चाहे तुम्हारे दिमाग के साथ कर सकता हूँ और इस कन्वर्सेशन को जैसे चाहूँ एंड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे पोलाइटली बात करो। और बताते हैं चार्ल्स ज़ेवियर कि तुम्हारे क्री की किताबों के अंदर एक लेसन मौजूद है जिसके मुताबिक क्री जो है हमेशा चीज़ें बनाता आया है, उसको प्रोटेक्ट करता आया है, ना कि डिस्ट्रॉय करता आया है। और तुम जिस तरह से अर्थ के ऊपर जंग छेड़ते हो तो उसका मतलब यह है कि तुम अपनी सिविलाइजेशन, अपने लोगों के खिलाफ एक कदम उठा रहे हो। लेकिन नोवार बोलता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, ये सब हो क्या रहा है मेरे दिमाग के साथ। और वहीं पे ब्लैक बोर्ड बोलता है कि मैं हूँ किंग ऑफ इनह्यूमंस, मैं जो हूँ क्री का ही डिसेंडेंट हूँ और मेरा घर है अर्थ। तुमने जब इस दुनिया के ऊपर जंग छेड़ी तो तुमने मेरे साथ जंग छेड़ी। और वहीं पे हम देखते हैं कि नेमोर वापसी को पीटना शुरू करता है और बोलता है कि वो जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये बता रहा है कि बेसिकली तुम सिर्फ एक इमेच्योर बच्चे हो और कुछ भी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसके दिमाग से बाहर निकलता है और नेमोर उसकी अभी भी वहाँ पे कुटास लगा रहा होता है। तो वहीं पे नोवार बोलता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो नेमोर बोलता है क्या तुम्हें अब थोड़ी बहुत अकल आई, कुछ समझ में आया। लेकिन नोवार जो है इसको पंच ब्लॉक करते हुए उसके मुंह पे पंच मारता है और बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तो नेमोर उसको दीवार से लगाते हुए बोलता है कि तुम डायरेक्ट डिसेंडेंट उन लोगों के हो जो कि इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे हमेशा से, बल्कि इन्वेड करना नहीं। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है कॉन्क्यर करने के लिए, कहीं और जाओ और अपना जोश दिखाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम हमारे लिए कर सकते हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक रीड रिचर्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो हमें सर्व कर सकते हो, तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, तुम अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनकी नोबिलिटी, उनका कल्चर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ जो नेमोर ने तुम्हारे साथ सलूक किया, लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही है, उसको कोई समझा नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो नोवार बोलता कि ये कैसी ट्रिक है, मैं इस बिल्डिंग पे कैसे आ गया, वो गंजा मेरे दिमाग में अभी भी मौजूद है, मैं देख सकता हूँ। तो रीड रिचर्ड बोलता कि ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि तुम अभी भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो नोवार बोलता कि तुम लोग आखिरकार हो कौन। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हम वो लोग हैं जो कि इस दुनिया का भला चाहते हैं और तुम्हारा सेकंड चांस है। तो नोवार बोलता है कि ये किस तरह का सेकंड चांस है जो कि मुझे आधा अधमरा कर दोगे तुम लोग मार मार के। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हम तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहते थे। तो नोवार बोलता है कि क्या चीज़, मुझे तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वो देखो सामने की तरफ। एक्चुअली अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मेरी खुद की अपनी मेमोरी है और ये काफ़ी पुरानी मेमोरी है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और एक मदद कर रहा है मेरी इस मेमोरी को तुम्हारे साथ शेयर करने में। और वो देखो ज़रा उसकी तरफ, मार्वेल, द ओरिजिनल कैप्टन मार्वेल, ये भी एक क्री था सेम तुम्हारी तरह। ये जो था अपने लोगों का और हमारे लोगों दोनों का ही चैंपियन था। ये सच में एक मिसाल था, जो ये एक क्री का ऐसा सोल्जर था जिसने अर्थ के ऊपर आके एक अच्छाई का काम करा, और इसीलिए इसको अर्थ के लोग अभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और क्री के लोग भी। तो वहाँ पे नोवार बोलता है कि ओह मुझे ये नाम याद है, मार्वेल, जो कि अपने लोगों का गद्दार था और स्क्रल के खिलाफ उसने जो है तुम्हारी यानी अर्थ की मदद करी थी, ना कि अपने लोगों की। तो ये हमारी नज़र में गद्दार है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट सर्वाइव किया था उस वॉर के अंदर। और अगर इस बात पे बहस की जाए तो नतीजा साफ है कि इसने अपने एक हाथ से ही जो है ह्यूमन रेस और क्री रेस दोनों को ही एक साथ बचा लिया था, वरना स्क्रल के लोग दोनों को ही ख़त्म कर सकते थे। तो नोवार बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अब तो ये मर चुका है ना, तो तुम मुझे इसको क्यों दिखा रहे हो अब। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं क्योंकि इस प्लेनेट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े फूल्स हैं। वो लोग अभी तक इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि उनको पता चल सके कि उनकी इस यूनिवर्स के अंदर क्या जगह है। इन लोगों को नहीं पता है कि इस दुनिया को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको किस तरह से इवॉल्व करना है। वो सिर्फ अपने रास्ते में आई हुई जो अपने मतलब की चीज़ होती है उसको देखते हैं और बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर अगर हमें कुछ चेंज करने हैं तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली रीड रिचर्ड उसको जो है उसका माइंड वॉश करने के लिए उसको अजीब व गरीब बातें बता रहे होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ह्यूमन काइंड से रिलेटेड, कि किस तरह वो जो है इन ह्यूमंस की मदद कर सकता है। और इस तरह से नोवार बोलता है कि वेल ये तो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रीज़न है कि हम क्यों ना तुम्हारे प्लेनेट को कॉन्क्योर कर लें और जो तुम्हारे यूजलेस लोग हैं उनको हम अपने काम पे लगाएं ताकि क्री एम्पायर को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि क्लियरली देखो ये तो कभी भी हम होने नहीं देंगे और तुम ये बात जानते हो, तुमने अपना मुंह खोल ही लिया है तो देखो तुम कहाँ आ गए हो।
क्या तुम सच में इस जगह पे रहना चाहते हो, अपनी बाकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारना चाहते हो और देखना चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ज़िंदगी अपनी बर्बाद करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग पावर्स हैं, उसके ज़रिए तुम जाने बचा सकते हो, एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। मैंने तुम्हें एक्शन के अंदर देखा है, मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा है। और वहीं पर जो है नोवार अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, कहीं ये दोबारा वही पार्ट तो नहीं आ गया जहाँ पे पॉइंटी ईयर वाला आदमी मुझे दोबारा मारना शुरू करेगा? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि एक्चुअली। और वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं आयरन मैन के पास और वहाँ पे देखते हैं नोवार बैठा हुआ था सोफे पे। और आयरन मैन बोलता है कि वेल, मैं इस बारे में होप कर रहा था कि तुम और मैं थोड़ी सी बात कर लें। तो नोवार बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कितने हो? तो आयरन मैन बोलता है कि इतने हैं जितनों को तुम हैंडल नहीं कर सकते हो। तो नोवार बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन? तो आयरन मैन बोलता है कि मैं हूँ गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर। तो आयरन मैन बोलता है कि ये सब छोड़ो, देखो नोवार, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ इस वक्त किस तरह के मामला चल रहे हैं, मैं उनको फील कर सकता हूँ। तुम्हारे पास इस वक्त इतनी ज़्यादा शक्ति है जो कि इस प्लेनेट के ऊपर किसी और इंसान के पास नहीं होती है। तुम जो हो इस वक्त ये सोच रहे होगे कि मैं इस दुनिया में ये कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया के साथ वो कर सकता हूँ, जबकि तुम देख रहे हो कि ये दुनिया कैसी चल रही है। ये जो चीज़ है ये टेम्प्ट करती है हमें, हमारी जो पावर्स है हमें जो है इररिस्पॉन्सिबल बना देती है, हमें जो है अपने गोल, अपने फोकस से दूर करती है। इसलिए ज़्यादा पावर जो है वो भी नुकसानदेह होती है। और वैसे भी तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि तुम्हारी रेस के मुताबिक बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। तो ये भी तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा, मैं इन सब चीज़ों को समझ रहा हूँ। जब तुम पहली बार अर्थ के ऊपर आके हमला करना शुरू करा था तो उस वक्त हम मौजूद नहीं थे तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन देखो अब हम तुम्हारे सामने मौजूद है और हम तुम्हें रोक भी सकते हैं। लेकिन देखो तुमने इस जो कुछ भी हरकतें करी बेकार सी बच्चों वाली, उसके बावजूद भी हम तुमसे मिलने में कितने खुश हैं। ये वर्ल्ड जो ये पूरा इंटायर वर्ल्ड तुम्हें एक अच्छे रूप में देखेगा तो सच में बहुत खुश होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले जो है अच्छे तरीके से चीज़ें सीखनी होंगी और उनको अंजाम देना होगा। अगर तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो करो जो तुम चाहते हो, तुम यहाँ पर रह सकते हो पीसफुली जब तक तुम्हारा दिल चाहे। तुम जो हमारे लोगों के बीच हीरो कहला सकते हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या तुम यहाँ पे हीरो बन के रहना चाहते हो या फिर इस तरह से रहना चाहते हो? तो नोवार बोलता है कि तो अगर मैं तुम्हारी बात यहाँ पे मान जाता हूँ तो क्या हम लोग दोस्त बन जाएंगे और मुझे यहाँ से ऐसी जाने दे दिया जाएगा? तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि नहीं, ऐसी तो नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ अपनी वजह से आए हो तो निकलोगे भी यहाँ खुद से ही। तो नोवार बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इस जगह को बर्बाद करके यहाँ से निकल जाऊँ तोड़ फोड़ के? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ से अपना रास्ता अर्न करके निकलना होगा। तो नोवार बोलता है कि क्या मतलब, मैं यहाँ पे लोगों को रिश्वत दूँ? तो आयरन बोलता है कि नहीं। तो नोवार बोलता है कि आपने अभी अभी कहा कि तुम्हें यहाँ से अपना रास्ता खरीद के निकलना होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैंने खरीद के नहीं कहा, मैंने कमा के कहा। तो नोवार पूछता है कि आखिरकार मैं ये करूँगा कैसे? तो आयरन बोलता है कि तुम्हारे पास जो है क्री के एक सुपीरियर इंटेलेक्ट मौजूद है, तो मुझे लगता है कि तुम फिगर आउट कर ही लोगे कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकलना है। और इस तरह इल्यूमिनाटी के लोग उसको वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और नोवार यही बातें सोच रहा होता है कि किस तरह से अब वो जो है कैप्टन मार्वल यहाँ का बनेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि बेसिकली इल्यूमिनाटी के लोगों ने उसको कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि वो यहाँ पे एक हीरो की ज़िंदगी गुजारे, ना कि इस जेल के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करे। क्योंकि नोवार जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था और आयरन मैन ने सोचा क्यों ना अगर हम इससे जंग करें, ना कि हम इसको अपनी तरफ कर लें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और इल्यूमिनाटी का हमेशा काम यही होता है कि वो पहले अपना फ़ायदा निकालती है और उसके बाद ही कोई काम करती है। और हम इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे रीड रिचर्ड जो है अपने बच्चों के पास आके बैठते हैं जो कि सो रहे होते हैं और वो उनको प्यार से देख रहे होते हैं। वहीं पे सू आती है और इस तरह रीड रिचर्ड जो अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं जैसा कि नेमोर ने उनको कहा था। और डॉक्टर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि क्यों ना कल हम कहीं पिकनिक पे चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, या फिर सिर्फ हम दोनों ही कहीं चलते हैं, बच्चों को यहीं रहने देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है वो अकेला अपने आर्मर के साथ बैठा हुआ होता है क्योंकि उसका कोई भी नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज वो जो है अपनी मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन नोवार अभी भी जेल के अंदर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि वो यहाँ से निकले तो कैसे निकले, और अपने मुंह से बोलता है कैप्टन मार्वल, दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये इल्यूमिनाटी का एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने बेसिकली देखा कि क्री का एक आदमी जो है वो अर्थ के ऊपर आ गया था किसी तरीके से और उसने यहाँ पे इनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लेकिन आयरन मैन के मुताबिक उनका आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था और उसने जो है इसको किसी तरह कन्विंस कर लिया कि जो अर्थ के ऊपर है अभी एक हीरो की ज़िंदगी गुजारे जैसे कैप्टन मार्वल ने गुजारी थी, यानी ओरिजिनल कैप्टन मार्वल जो कि बहुत टाइम पहले मर चुके हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि ये नोवार जो है आगे जाके हीरो की साइड ले लेगा और हमें आगे के कॉमिक्स में ये एज अ हीरो भी नज़र आने वाला है। लेकिन फिलहाल ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इस कहानी के अंदर मैं मानता हूँ कि इतना ज़्यादा एक्शन नहीं था और बातें बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन इसके बाद जो इसका फाइनल इशू आने वाला है यानी कि एपिसोड नंबर 5, वो जो है आपको बिल्कुल हिला के रख देगा और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन वो एपिसोड नंबर 5 जो है मैं अभी फ़ौरन इसके बाद शेयर नहीं करूँगा, बल्कि वो मैं अपनी टाइमलाइन के हिसाब से शेयर करूँगा क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्पॉइलर और अगली स्टोरी की तरफ बहुत ही बड़ा कोई हिंट आ रहा है। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा भी नहीं कि उसके अंदर क्या होगा, वरना वो स्टोरी आप लोगों के लिए स्पॉइल हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि इसके बाद जो हूँ अब मैं न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ,
जब न्यू एवेंजर्स को इनकाउंटर करते हैं, उसको मार देते हैं, तो पता चलता है कि दरअसल वो एक स्क्रल होती है। और उसके बाद से सब घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सबको एक दूसरे के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कोई भी अब स्क्रल हो सकता है। और दूसरी तरफ माइटी एवेंजर के हमने देखा था कि उसके अंदर सेंट्री, कैप्टन मार्वल, वंडर मैन और वास्प वगैरह की ज़बरदस्त टीम बनी होती है और उन लोगों का सामना अल्ट्रॉन से हुआ होता है और वो उस मुसीबत से निमट गए होते हैं। तो अब हम उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे और न्यू एवेंजर्स, इन दोनों सीरीज़ को मैं एक साथ लेके चलने वाला हूँ। तो ये दोनों सीरीज़ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम जो है सीक्रेट इन्वेजन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो हमें इन दोनों सीरीज़ के अंदर सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड बहुत सारे ईस्टर एग्स और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आने वाली है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे के कॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।